चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइनेंस लीज क्या होता है, और अब हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट जो होता है उसके बारे में बात करते हैं, जिससे हम जो भी रेंट होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर नेट इन्वेस्टमेंट का पता लगाते हैं। इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट जो लीज में होता है वो ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिससे प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट की और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो होती है वो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो वो इक्वल हो जाती है फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट। आज लीज एसेट की जो फेयर वैल्यू है उसके इक्वल हो जाती है। तो डिस्काउंटिंग रेट मान लिया R% है पर एनम, मान लेते हैं R% पर एनम है हमारी डिस्काउंटिंग रेट। लीज रेंटल 1 2 ऐसे जितने भी ईयर के लिए है, मान लिया एनुअली है और ईयर एंड पर हम दे रहे हैं, ऐसा हमारी एजम्पशन है। लीज पीरियड मान लिया n ईयर्स है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को हमने GR बोला, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को हमने UGR बोला। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लीज को फेयर वैल्यू FV बोला। तो अगर हम लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विच इज 1/1 प्लस R। अभी R लिखा है, एक्चुअल में R परसेंटेज में होता है, 10 है तो 10% होता है, तो अंडरस्टूड है अपॉन 100 होता ही है, और पावर n। इसका मतलब अगर 1 है तो 1 पावर, 2 साल की वैल्यू है तो 2, ऐसा चलता है। तो ये 1 साल बाद का लीज रेंटल है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी। दूसरे साल का लीज रेंटल है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि रेट को 100 से डिवाइड करना ही है, क्योंकि रेट परसेंटेज में है, उसे लिखा नहीं जाता है। प्लस मिनिमम लीज पेमेंट है, तो जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है वो भी मिलेगी, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू ऐड किया जाएगा। तो ये सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ जाता है। ये लगभग आज की फेयर वैल्यू के इक्वल होता है। और अगर हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की बात करें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा जो हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू का। इफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट ऑन लीज इज यूज्ड एज डिस्काउंटिंग रेट, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड वो फेयर वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट ऑन लीज कैन बी कंप्यूटेड बाय ट्रायल एंड एरर। अगर मान लिया अब हमें रेट नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक काम ऐड कर देंगे, एक काम कर लेंगे। जैसे ये है मिनिमम लीज पेमेंट, जो लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है, इसमें एक अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, फेयर वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। हम ये काम करेंगे। और अब हमें फेयर वैल्यू भी दे रखा है, लीज रेंटल सब कुछ दिया है, बस क्या नहीं दिया, आर रेट नहीं दिया। तो ट्रायल एंड हिट मेथड लगाएंगे, मतलब हम 10% 12% ऐसा करते रहेंगे जब तक ये इक्वल ना हो जाए, लेकिन वो तो बड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 रेट ट्रायल एंड हिट से लगाएंगे और उसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे जिससे वो एग्जैक्टली रेट आ जाएगा। वो फॉर्मूला फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जाना जाता है, हम वहां पर उसको सीखते हैं। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट को ट्रायल एंड हिट मेथड से लगाया जाएगा और फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे। तो वो IRR वाला फॉर्मूला है। तो वो क्या फॉर्मूला है, ये होता है लोअर रेट, जो कम वाला रेट है, क्योंकि 2 रेट लेंगे, एक छोटा एक बड़ा। लोअर रेट की एनपीवी कैसे आती है वो भी हम देख लेंगे। फिर लो रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट होता है। तो ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें लगाएंगे अच्छे से तो आपको आ जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है आज और आ जाएगा अच्छे से समझ में। तो हम पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं और वहां से ये सारी बात समझते हैं। एनुअल लीज रेंटल है 50,000 एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। लीज पीरियड है 5 साल।
गारंटेड वैल्यू है 25, अनगारंटेड वैल्यू है 15, मतलब रेजिडुअल वैल्यू है 40, जिसमें से 25 गारंटीड है और 15 अनगारंटीड है, और फेयर वैल्यू है 2 लाख। अब देखो, ये एक्चुअल में हमें जो निकालना है इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इसमें निकालना है। अब इसके लिए या तो क्वेश्चन में दो इंटरेस्ट रेट दे रखे हो, उन दोनों रेट से हम प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालें और कर लें, अदरवाइज हमें अपने आप से दो रेट एज्यूम करने पड़ेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कॉपी चेक करने वाले को, कि हर एक इंसान ने, हर एक बच्चे ने अलग अलग रेट एज्यूम किया होगा, तो उसमें थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कॉपी को चेक करना। तो या तो फिर वो करेंगे कि जो भी किया है अप्रोक्सीमेटली हर इंटरेस्ट दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट से करने पे आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है। तो या तो एग्जाम में दो रेट दे रखे होंगे, नहीं दे रखा तो एक बाय डिफॉल्ट 10% तो आपको करना ही है। ट्रायल एंड हिट में सबसे पहले 10% पर एनम लगा दे, वही हम काम करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, फेयर वैल्यू किसके इक्वल होती है? फेयर वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। इसमें क्या क्या आता है? लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, या ऐसा बोल लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया उस पर डिपेंड करेगा। अब मान लिया क्वेश्चन में दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बस यही करना है। तो आपको पता होना चाहिए तीन चीजें हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम? मिनिमम लीज रेंटल या पेमेंट, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हमें ये भी मालूम होना चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू। तो ये बात हमें थोड़ी सी मालूम होना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं ट्रायल एंड हिट मेथड से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एज्यूम करिए, वैसे तो इसका रेट अलग तरीका होता है निकालने का, 10% नहीं होता है, इसके लिए भी एक अलग बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा 1 घंटा तो केवल मुझे IRR आपको समझाने में ही लगेगा। तो उससे अच्छा मैं आपको सीधा यही कह रहा हूं कि 10% ही ले लो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है ये। IRR जो बेसिकली होता है उसमें तो 20, 30, 40% भी आंसर आता है, बट यहाँ पर वो डिस्काउंटिंग रेट है, लगभग 10, 12, 15, 20 के आसपास ही आएगा। तो एज्यूम करो पहले रेट 10%, ये सबसे पहले आपको एज्यूम करना। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए भी आपको एक मेथड बताते हैं। क्या करिए आप? अच्छा, आप साथ के साथ करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से कराऊंगा आपको समझाते हुए, तो साथ के साथ आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ईयर लिखना है। अब ईयर हमारे पास 5 है, तो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 आपके पास साल है। अब जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं फ्यूचर वैल्यू का, तो जो भी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू ही तो है, ये सब फ्यूचर में ही तो मिलेगा। लीज रेंटल है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड वैल्यू, ये सब फ्यूचर वैल्यू तो है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, आप इसे कैश फ्लोज भी बोल सकते हैं। तो 1 साल बाद आपको 50,000 रुपए देने, 2 साल बाद 50,000 रुपए देने, 3 साल बाद 50,000 रुपए देने, 4 साल बाद 50,000 देने, 5 साल बाद 50,000 रुपए देने। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो भी मैं अभी बता दूंगा। हर 5-5 साल, ये तो 5 साल है, क्वेश्चन में लिखा हो 10 साल 15 साल, तो आपको 10-15 साल तक ये काम ना करना पड़े। ये फाउंडेशन में भी हमने पढ़ा था, एन्युटी बोल देते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें फ्यूचर वैल्यू को 1/1 प्लस रेट और रेस टू पावर n करना होता है नंबर ऑफ ईयर से। तो फ्यूचर वैल्यू तो हमने लिख लिया,
अब इसको हम लोग ये जो पूरा है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n, इसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोल देते हैं। तो अगर इस पूरी वैल्यू को मैं निकाल लूं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फ्यूचर वैल्यू से, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो कैसे आता है ये, 1 अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। तो अब हम कैसे निकाल लें, 10% है तो कैलकुलेटर पर हम निकाल लें 1 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100 का मतलब 0.1 होता है, 1 प्लस 0.1 का मतलब 1.1। तो अब 1 अपॉन 1.10 करके इक्वल टू का बटन दबाएं। मुझे तो वैल्यू भी याद है, देखे बगैर भी 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 बहुत पढ़ाते पढ़ाते याद हो गई। लेकिन कैलकुलेटर पर आप 3 डिजिट तक उसे राउंड ऑफ करेंगे। तो कैलकुलेटर पर लिखें 1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये आ जाएगा 0.909090909। तो आप 3 डिजिट तक की राउंड ऑफ करके 0.909 लिख लें। एक बार इक्वल टू का बटन और दबाएं तो फिर आ जाएगा 0.826। राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, तो मे बी 825 आगे 7 8 कुछ आ रहा हो तो हम उसे 826 करें, या फोर्थ डिजिट 5 या 5 से ज्यादा तो थर्ड डिजिट को एक नंबर बढ़ा दीजिए, और फोर्थ डिजिट 5 से कम है तो वही रहने दीजिए, 3 डिजिट चौथी को इग्नोर कर दीजिए। एक बार और इक्वल टू का बटन दबाइए तो क्या आ रहा है, 751 683 621। ये राउंड ऑफ करके आया है, 3 डिजिट तक जनरली इसको लिखा जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो 50,000 इंटू 0.909, तो ये आ जाएगा 45,450। फिर 50,000 इंटू 0.826, ये आ जाएगा 41,300, और 37,550, और 34,150, और 31,050। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा काम हो गया, क्योंकि इसमें एक जैसी वैल्यू को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस स्टेप में जहां एक जैसी वैल्यू लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो यहां हम थोड़ा शॉर्टकट लगा सकते हैं। कैसे, हम लोगों ने सीखा हुआ है, अगर एन्युटी होती है, एक जैसा पैसा होता है, जैसे यहाँ 50-50 हजार एक जैसा अमाउंट है, वहीं पर ही लगेंगे। तो सिग्मा मतलब सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये इसका टोटल करना क्या आ रहा है, तो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं सीधा फॉर्मूले से, 189,500। अब देखिए ये तो 5 साल है, इतना टाइम नहीं लगा, ये 10 साल 15 साल होता तो वो टाइम लग जाता। तो इसका टोटल सीधा हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है। तो सिग्मा इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि सम है प्रेजेंट वैल्यू का, ये होता है एन्युटी, जब एक जैसा वैल्यू होता है, मतलब फ्यूचर वैल्यू जो है, इनटू हम इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 50,000 मल्टीप्लाई बाय, इन सबका सम कर लेंगे, ठीक है, इन सबका सम करिए क्या आ रहा है, और वही आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी सबका सम ऐसे लिखकर करने में तो पूरा टाइम वेस्ट हो, तो हम इसको भी एक शॉर्टकट से कर लेते हैं। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कैलकुलेटर पर हम इसे सीधा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी का बटन है तो आप पहले कैलकुलेटर पर सीधा स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर पर क्या करेंगे। अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी का बटन है तो पहले वो सुन लीजिए, फिर जिसके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है तो वो बता दूंगा, आप ऑन का बटन दबा दें। स्क्रीन पर जीटी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर स्क्रीन पर जीटी लिखा हुआ आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, जीटी का बटन 2 बार दबाकर ऑन का बटन दबाएंगे तो वो जीटी स्क्रीन से हट जाएगा। तो स्टेप क्या है, 1 डिवाइड बाय
1.10 वही 10% है, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 1.10 होता है, इक्वल टू करेंगे, ये एक बार हो गया, 5 बार करना है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब जब आप इसे 5 बार इक्वल टू का साइन करेंगे तो आपको ये 0.621 या 0.620 करके जो भी है ये दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपने 5 बार कर लिया। अब आप जब 5 बार ये कर लेंगे तो और कुछ नहीं करना है, बस आपको GT का बटन दबाना है, और GT का बटन प्रेस करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, कोई बता? 3.791 ये आ रहा है, तो ये 3.791 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50,000 इंटू 3.791 क्या आ गया? आ गया। तो देखिए विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब जिसके कैलकुलेटर में GT का बटन नहीं है उन्हें क्या करना है, उनके कैलकुलेटर में ये 5 बार इक्वल टू का बटन दबाने के बाद में 0.621 दिखाई दे रहा है, तो ये स्टेप हो चुका है। तो आपको क्या करना है, -1 का बटन दबाना है और फिर डिवाइड बाय ये 0.10 इक्वल टू करना है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वो माइनस में आएगा, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें से छोटी वैल्यू से -1 करा है, तो वो माइनस की टेंशन मत लीजिएगा, तो भी यही आंसर आ जाएगा। मतलब बस ये हल्का सा काम और करना है, क्योंकि 5 बार इक्वल टू का बटन दबाने पर आप यहां पहुंच गए हैं, उसके बाद एक ये और एक ये 2 स्टेप और करने हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हम लोगों ने ये जो काम किया है इसको ऐसे करना है। अब दोबारा करिएगा, ईयर 1 to 5 ऐसा लिखिएगा, फ्यूचर वैल्यू 50,000, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम तो सेव ही करना है, और FM का सब्जेक्ट में भी यही काम करना है। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा, या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, क्योंकि ये 1 to 5 ईयर है, 5 साल का एक साथ है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गया यहाँ पर 3.791, और फिर यहाँ पर आ गया प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ आ गया प्रेजेंट वैल्यू। तो 50,000 को 3.791 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और हमारा 189,500 आ गया। तो ये हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने विद इन सेकेंड्स इतना काम कर लिया। अब हमें जो निकालना था वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, किस चीज की, लीज रेंटल की, प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की, प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो एक काम हुआ ये। तो अब गारंटीड एंड अनगारंटीड दोनों को अलग अलग निकालने से अच्छा जोड़ ही लेते हैं, दोनों की तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और ये केवल 5th ईयर में आएगी, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। और कितना आएगा, 40,000, 25 प्लस 15 कितना आएगा, 40,000। और 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि केवल एक सिंगल ईयर है, तो 0.621 लिया हमने, क्योंकि 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.621 है। तो 40,000 को 0.621 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 840, और इसका सम करा, और ये कितना आ गया, 2,14,000। अगर ये इंटरेस्ट रेट हमारा परफेक्ट होता, विच इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट IRR, तो ये टोटल 2 लाख आता। ये टोटल कितना आता, 2 लाख, क्योंकि फेयर वैल्यू 2 लाख है। हमें ऐसा रेट लेना है कि इसका टोटल 2 लाख आ जाए, लेकिन रेट आ रहा है ज्यादा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्चुअल रेट इससे भी ज्यादा है। अब आपको यह बात ध्यान रखनी है, क्या 10% से निकाला, अगर ये जो टोटल है, अगर ये फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो आपको रेट ज्यादा लेना है, और क्योंकि जितना रेट ज्यादा लेते रहोगे ये वैल्यू डाउन होती जाएगी। अगर ये कम आएगा तो रेट को कम करना है, बस इतनी सी बात समझनी, और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल
14,000 का फर्क है 2 लाख में, तो हम 2-4-5% लेकर काम चला सकते हैं आइडियली। तो 2-4% से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये होता 3-3.5 लाख तो मतलब रेट एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। तो या तो अलग से 2 नए और रेट निकालो, एक 20% और एक 25-30% पे निकालो, या इसी को 10%, 10-15% बढ़ाकर कर लो। अब ये तो तय है कि हमारा अगला रेट इससे ज्यादा है। फॉर द सेफर साइड में सॉल्यूशन में तो 14% लिया है, बट फॉर द सेफर साइड एग्जाम में हमें आंसर तो नहीं पता है, तो हमें एक रेट और लेना है। और रेट और क्या होगा? 12, 13, 14, 15%, 20%, 25% कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंस के हिसाब से लेंगे। हमें पता है 2 लाख में 14% लगभग लगभग 10%, 2 लाख का 10% 20,000 होता है, उससे भी कम है। तो 10% का 10% मतलब 1% का फर्क आएगा, लेकिन फिर भी हमें 3-4-5% फॉर द सेफर साइड में 15% से एक और आंसर निकालता। सबसे बढ़िया आंसर कब आता है? जब एक, अच्छा एक वहां पर जो फॉर्मूला था उसमें लिखा था एनपीवी, वो क्या होता है? एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये डिफरेंस होगा इस चीज का, 2,14,340 रुपए हमारा आंसर आया और हमारा फेयर वैल्यू 2 लाख है, इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये है प्लस 14,340। ये प्लस आंसर आ रहा है। अगर एक और रेट ले हम ऐसा जिसमें एक आंसर माइनस आए एक प्लस, तो हमारा आंसर मतलब एक्यूरेट आईआरआर आता है। तो अब हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब आप ध्यान रखो, ये अगर प्लस आएगा ना तो आपको नया रेट प्लस करना है, बढ़ाना है, इतना याद रखो आप। तो एक और नया रेट यूज करते हैं, मैं एज्यूम करता हूं उसको 15%। यही काम करते हैं दोबारा से। ईयर 1 to 5, फ्यूचर वैल्यू क्या है? 50,000, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% के हिसाब से लेना है। तो यहाँ एन्युटी लेंगे, वही जो मैंने आपको मेथड बताया 5 बार। अब देखो मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ, विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड आंसर आता है। 1 डिवाइड बाय 1.15, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करा, और फिर मैंने जीटी का बटन दबा दिया, ये आ गया 3.3521। तो मैं इसको 3.352 ले लेता हूँ, ये आंसर आ रहा है। यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये आंसर आया 3. मैंने ऑन का बटन दबाया, 50,000 को 3.352 से मल्टीप्लाई किया, और देखो ये वैल्यू डाउन हो जाएगी 167,600। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा प्रेजेंट वैल्यू डाउन होती जाएगी, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा प्रिंसिपल वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। अब मेरा 5th ईयर में 40,000 रुपए जो आना है मेरे पास, उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.15, मुझे याद नहीं रहा, मैं लिख लेता उसको 0.497, 0.497, 19,880, इसका टोटल किया मैंने, तो ये आ गया 1,87,480। और यहां पर एनपीवी आ गया हमारा 1,87,480 माइनस 2 लाख माइनस 12,520, विच इज परफेक्ट। एक प्लस आंसर आ गया, एक माइनस आ गया, तो बहुत बढ़िया। अब हमारा आईआरआर निकलने के लिए तैयार है बस। जब यहां तक आप पहुंच जाए तो अब हमारा 1 मिनट का काम बचा है बस आईआरआर निकालने के लिए। वो क्या है? यहां तक पहुंचने के बाद हम एक फॉर्मूला लिखते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, आईआरआर का। लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट, मतलब हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। अब लोअर रेट क्या है? 10 और 15% में लोअर रेट है 10%, ठीक है।
लोअर रेट मतलब 10 और 15% दो रेट ली, तो इसमें कम रेट क्या है 10%। लोअर रेट एनपीवी 10% पे एनपीवी क्या आया था, तो 10% पे एनपीवी आया था 14,340 डिवाइड बाय 14,340 माइनस हायर रेट एनपीवी। हायर रेट पे क्या एनपीवी आया था, 15% पे एनपीवी क्या आया था माइनस 12,520 इंटू डिफरेंस इन रेट 15 माइनस 10। बस आंसर आने वाला है, रेडी हो गया है, आने वाला है। तो 10 प्लस 14,340 इंटू 5 अपॉन ये हमारा 26,860, 10 प्लस 2.669 मतलब 2.67, तो ये 12.67% आ गया। ये हमारी इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट है। अब देखो, अगर आंसर में देखूं तो 14% पे भी लगभग यही आंसर आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं 10 और 13% लेता तो शायद आंसर 12.5 या 12.7 कुछ होता। अगर ये इसका परफेक्ट आंसर पता कब आएगा, जब लोअर रेट 12% हो और हायर रेट 13% हो, तो परफेक्ट आंसर आएगा। लेकिन मामूली सा फर्क आएगा और हमें तो पता नहीं ना क्या आंसर क्या है, तो हम 12 और 13 कैसे ले लें। तो जो मैंने आपको मेथड बताया विच इज प्योर परफेक्ट, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे करना होता है। ऐसे तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक ही चैप्टर के अंदर 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन केवल इसी चीज के होंगे, हम केवल यही काम उसमें करने वाले, ठीक है ना। तो ये है इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमसे पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये बात समझ में आती है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आते हैं। हमसे कहा है आप प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और जर्नल एंट्री बनाइए। अच्छा, ये अब पता क्या है, अगर मैं 12.67% से ये काम करूंगा ना जो अभी अभी हमने करा, तो जो टोटल आएगा ना प्रेजेंट वैल्यू का, वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली है परसेंटेज। तो 100, 200, 500, 1000 का फर्क आएगा, वरना टोटल 2 लाख ही आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो आंसर भी सेम है, अभी अभी हमने इम्प्लिसिट रेट निकाली थी, वही आंसर में लिखा है 12.6%। हमसे बोला प्रेजेंट वैल्यू निकालो, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की निकाले हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 2 लाख ही आएगी लगभग। लेकिन हम जो एंट्री जनरल एंट्री लिखते हैं वो नेट इन्वेस्टमेंट की करते हैं, विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज मिनिमम, यहाँ क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो प्रेजेंट वैल्यू किस चीज का, प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो जनरल एंट्री होती है वो किस चीज से होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच इज लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू। तो वो कैसे आएगा, वो ये जो अभी अभी हमने किया, ईयर लिखा हमने 1 to 5। देखो यहाँ पर अलग अलग कर रखा है, इतना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना। क्या करेंगे, प्रेजेंट यहाँ पर हमने लिखा फ्यूचर वैल्यू विच इज 50,000, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट से लेना है, 12.6% के हिसाब से लेना। तो वही जो मैंने आपको बताया था वही है। यहाँ क्या करूंगा, 1 डिवाइड बाय 1.126, 1 डिवाइड बाय 1.126, क्योंकि 12.6% को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.126 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 1.126 आ जाएगा। और ये मैं 5 बार इक्वल टू का बटन दबाऊंगा, ठीक है। और 5th ईयर का भी चाहिए मुझे, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के लिए 25,000 के लिए, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ। 5th ईयर का क्या रहा है, 0.552, और मैंने अब जीटी का बटन दबाया तो ये आ रहा है 3.5518, तो 552 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इतना काम मैंने किया। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाला मैंने, तो 50,000 इंटू 3.552, 1,77,600, 25,000 इंटू 0.552, 13,800, टोटल 1,91,400। अब यहाँ 500 आ रहा है, यहाँ 400। ये थोड़ा सा फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने तो 5 साल का इकट्ठा ले लिया, या हर साल अलग अलग लिया, तो कहीं ना कहीं राउंड ऑफ करने में थोड़ा सा फर्क आया होगा 100 रुपए का। इतना चलता है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो 191,400 हो गया। और हमने क्या पढ़ा था याद है? हमें जो जर्नल एंट्री बनानी है वो फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवरेज लेस। अगर आपको याद हो तो इससे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं किसी भी लीज को एक्वायर करने की। अगर वो लीज फाइनेंस लीज है, तो अब सबसे पहले तो ये पता लगाना क्या ये फाइनेंस लीज है। बिल्कुल फाइनेंस लीज है, क्योंकि हमारा मिनिमम लीज रेंटल जो है उसका प्रेजेंट वैल्यू लगभग उसकी फेयर वैल्यू के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल है ना। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? असेट अकाउंट डेबिट, और ये 191,400 टू, हमने ये किसको पैसा देना है? लेजर को, लाइबिलिटी है हमारी। ठीक है ना। तो यहाँ मिनिमम लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू का सम हमें करना होता है। तो आपके लिए मैंने शॉर्टकट बता दिया। इसे करने में अगर हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे तो इसे 2-3 मिनट में ही हम कर पाएंगे। अभी तो बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं कर सकते तो क्यों बताऊंगा? अभी तो बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि प्रीवियस डाटा में आप एज्यूम करिए कि रेजिडल वैल्यू 0 है, तो क्या होगा? देखिए, रेजिडल वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम लोग allocate finance charge over lease period and pass generally for the journal entry for the first year। तो ये क्या रखा? फर्स्ट ईयर के लिए आप एंट्री बनाइए। अब देखो, अगर रेजिडल वैल्यू 0 है ना, तो रेजिडल वैल्यू 0 मतलब कुछ नहीं मिलेगा, बट इसमें एज्यूम कर रखा है कि गारंटीड रेजिडल वैल्यू 25,000 है। मतलब रेजिडल वैल्यू 0 का मतलब लास्ट में हमें मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एज्यूमिंग 0 रेजिडल वैल्यू, ये रेजिडल वैल्यू 0 है, बट गारंटीड रेजिडल वैल्यू 25,000 है, ऐसा एज्यूम कर रखा। अगर गारंटीड रेजिडल वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो फिर हमारा ये आंसर 177,600 से एंट्री बनेगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, तो फिर तो हमारा ये हो जाएगा ना 177,600। तो यहाँ पर एजम्पशन ये है कि 0 रेजिडल वैल्यू है, यहाँ गारंटीड अनगारंटीड नहीं लिखा, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि गारंटीड रेजिडल वैल्यू 25 ही है, मतलब हमारा वही 191,400 या 500 ही आ रहा है। मान लेते हैं 191,500 ही है। उससे हम कैसे करेंगे? ये हायर परचेज का एक चैप्टर होता था। अब सपोज आपने किसी से लोन लिया, पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद दे रहे, तो जितने का लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो लोन कितने का लिया आपने? 191,500 का मान लिया, लोन लिया। इस पे इंटरेस्ट कितना होगा? 12.6%। तो कितना होता है इंटरेस्ट? 12.6%। कितना हुआ? तो ये आ गया इंटरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस चार्ज। इसमें कोई टेंशन। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितनी दोगे आप? 50,000। फाइनेंस लीज में क्या होता है? फाइनेंस लीज में हम उसके ओनर बन रहे हैं, ये हमारी एसेट है, यही तो मान रहे हैं। इसका मतलब जो हम लीज रेंटल दे रहे हैं वो रेंटल नहीं है, वो हमारी एसेट की इंस्टॉलमेंट है, जिसमें इंटरेस्ट भी है, या नहीं? और इंस्टॉलमेंट कितनी है? 50,000। तो उस 50,000 में हमने इंटरेस्ट दिया होगा ना 24,129। बाकी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो 50,000 में से ये लेस कर दो तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। तो 50,000 में से हमने
24,129 रुपए का इंटरेस्ट दिया और 25,871 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट। लोन कितने का लिया था? 191,500 का, जिसमें से हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे दिया? 25,871। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा हुआ है? बताओ कितना बचा प्रिंसिपल अमाउंट? 165,629। अब अगली बार इसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका निकालो 12.6%। 20,869। इसके अंदर जो दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट होगी उसमें हमारा जो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 20,869। तो मैं ये टेबल आपको बनवाकर बताता हूं, ठीक है, कैसे करना। तो आप भी साथ साथ बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, देखने में आपको पता नहीं चल पाएगा, खुद ही करना पड़ेगा। मैं कंप्यूटेशन टेबल बना रहा हूं, इसमें सारी वैल्यू भी मैं लिख कर बताऊंगा ताकि आपको मालूम चल सके कि कौन सी वैल्यू कैसे आई है। ईयर, मिनिमम लीज पेमेंट, फाइनेंस चार्ज, प्रिंसिपल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग या ड्यू अमाउंट कितना बचा हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर जीरो पर। कोई डाउन पेमेंट होती है ना, डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट वो आ जाती है यहाँ पर, और फर्स्ट ईयर में जीरो पीरियड में आज ही हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया होता है, तो वो सीधा डाउन पेमेंट होती है, मान लिया 20,000, तो 20,000 माइनस करके मैं लिखता फिर, लेकिन अभी कोई डाउन पेमेंट नहीं है इसमें, तो मेरे पूरा 191,500 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं सेकेंड ईयर वन की। ईयर वन का मतलब होता है यहाँ एंड ऑफ ईयर वन एंड बिगिनिंग ऑफ ईयर टू। याद रखिएगा, वन का मतलब है एंड ऑफ ईयर वन एंड बिगिनिंग ऑफ ईयर टू। जीरो का मतलब है कि राइट नाउ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट डेट, टूडेज वैल्यू, और जीरो का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ ईयर वन ना। जीरो का मतलब है बिगिनिंग ऑफ ईयर वन, वन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ ईयर टू एंड एंड ऑफ ईयर वन। सही है। अब मिनिमम लीज पेमेंट जो आपने करी है, 50,000 रुपए हमने पेमेंट करी। अब इस 50,000 में ब्याज भी तो दिया होगा हमने, कितना दिया होगा? 1,91,500 का 12.6%, ठीक है ना। और ये आ गया 24,129। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 50,000 रुपए में हमने 24,129 का तो इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है ना। बाकी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट बची 25,871, ठीक है। आप चेक करते रहना वैल्यूज से, मैं उसको नहीं देख रहा हूं। और हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा? 191,500 में से 25,871 हमने दे दिया है। बाकी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू बचा हुआ है वो 165,629 बचा, ठीक है। ये ईयर वन का हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद की सिचुएशन ये है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद की सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर 2। फिर हमने 50,000 रुपए दिए ना। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो आउटस्टैंडिंग वैल्यू पर लगेगा, इतना पैसा आउटस्टैंडिंग है। तो
तो कितना इंटरेस्ट पड़ा दूसरे साल का? 869 या 70? तो इसका मतलब 50,000 में 20,869 का मैंने इंटरेस्ट दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बची मेरी? 29,131 का मैंने प्रिंसिपल दे दिया, तो 165,629 जो मैंने देना था उसमें से 29,131 का इंटरेस्ट और दे दिया मैंने, 1,36,498 रुपीज का मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद। ठीक है, अब मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया 50,000 का, ये दोबारा से आप घर से क्वेश्चन करना क्योंकि ये तो मैं करा रहा हूँ आपको। अब फिर इस पे इंटरेस्ट लगा 17,199, अब 50,000 में 17,199 का इंटरेस्ट चला गया, तो 32,801 का प्रिंसिपल अमाउंट गया। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है, फिर इंटरेस्ट कम होता जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है। 1,36,498 में से 32,801 का आपने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, और 1,03,697। देखो 3 सालों में केवल 191,500 से केवल 1,03,697 हुआ, आधा अमाउंट भी नहीं हुआ अभी 3 साल में, लेकिन बचे हुए 2 साल में सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट कम होता जाएगा। फोर्थ ईयर में फिर आप 50,000 दे रहे हैं, तो 1,03,697 पे 12.6% का इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, 13,066। अब 50,000 में से 13,066 दे दिया आपने, तो 36,934 का प्रिंसिपल अमाउंट बचा। अब 1,03,697 में से 36,934 लेस हो गए, तो 66,763 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट बचा। अब लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में थोड़ा हमें ध्यान रखना है, लास्ट ईयर के बाद हमें कुछ भी नहीं देना है। लास्ट ईयर में 2 पेमेंट होंगी, एक तो 50,000 का रेंटल और एक 25,000 की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, जो मैंने कहा था इस क्वेश्चन में है, 0 रेजिडुअल वैल्यू है बट गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 25,000 है। अगर वो नहीं होती तो मैं 191,500 की बजाय 177,600 से शुरुआत करता। ठीक है ना, अब फिर मैंने 75,000 लास्ट में दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट 75,000 की। अब देखो ध्यान से, लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो 100, 200, 500 का फर्क आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 12.6% एग्जैक्टली नहीं था, राउंड ऑफ करा था हमने। तो लास्ट में इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा है 66,763, तो वही होगा प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लास्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बजाय मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा, 75,000 माइनस 66,763, 8237 मेरा इंटरेस्ट आएगा बिना कैलकुलेट करे। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो कितना आ रहा है, 66,763 का 12.6% निकालो, आएगा आसपास 100-200 रुपए का फर्क है ना, लेकिन हमें ये लिखना, इसका मतलब हमने जो टोटल पेमेंट की कितनी करी, 2,75,000। इस टोटल पेमेंट में हमने 191,500 प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करी, और बाकी का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है 83,500। ठीक है, अब जनरल एंट्री क्या बनती है, फर्स्ट ईयर में क्या एंट्री बनेगी, फर्स्ट ईयर में सबसे पहले एसेट खरीदने की, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेजर 191,500 बताया था ना, जो भी कम हो 2 लाख क्या वो, फिर
सेकेंड एंट्री ईयर एंड में बनेगी, सेकेंड एंट्री ईयर एंड में बनेगी। फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेजर, ये भी हमने लेजर को देना। और फाइनेंस चार्ज कितना फर्स्ट ईयर का 24,129, ये फाइनेंस चार्ज ड्यू हो गया। फिर थर्ड एंट्री ईयर एंड पे पेमेंट की, लेजर डेबिट टू बैंक 50,000 रुपीज, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की एंट्री। इसमें हमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दे रखा, नहीं तो डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। मान लेते हैं ऐसे ही अपनी तरफ से मान लिया डेप्रिसिएशन 20% है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट मान लेते हैं ऐसे 191,500 का 20%, ऐसे ही मान रहा हूं ताकि क्वेश्चन आएगा उसमें डेप्रिसिएशन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे करना। 38,300, फिर P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज दोनों ही ट्रांसफर हो जाएंगे ना। 38,300 का डेप्रिसिएशन और 24,129 का फाइनेंस चार्ज दोनों ही P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा हर साल होता रहे, ठीक है ना। कितना टोटल आ रहा है कि मैंने एज्यूम करा है, इसको सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ है क्योंकि वहां है नहीं, आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर मान लिया क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया है तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो ये था पूरा कैलकुलेशन जो होती है। तो इसका मतलब अगर हमें इम्प्लीसिट रेट नहीं दिया तो हमें पहले ये करना है पूरा काम, इम्प्लीसिट रेट निकालना है 12.67%, फिर हमें ये काम करना है, फिर जनरल एंट्री बनानी है। तो ये काम होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो हम ओरिजिनली कर रहे थे, मतलब 50,000 की 5 इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ नहीं है और 25,000 रुपए की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है और 15,000 की अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है अवेलेबल। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है, 50,000 की 5 इंस्टॉलमेंट है और 25,000 रुपए गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। लेजी का बोरोइंग रेट 10%, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि आप IRR निकालने के लिए 10% का यूज कर लो। अगर 10% का यूज करके ये 2 लाख के इक्वल आ जाए तो फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 2 लाख के इक्वल नहीं आया तो IRR वाला फॉर्मूला लगाकर हम निकाल लेंगे। तो वही काम करते हैं, शुरुआत 10% है, 10% से हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं। तो थोड़ा सा उस वैल्यू को यूज करके मुझे बता दो कि, लेकिन हमने वहां 40,000 लिया था ना। लेकिन आप मुझे बता दो ईयर 1 to 5 कैश फ्लो मतलब फ्यूचर वैल्यू 50,000 थी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से 3.791 था जहां तक मुझे याद आ रहा है। आप मुझे बता दीजिए यही था या नहीं। यही था। तो इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करा था, क्या आ रहा था 1,89,500। और फिफ्थ ईयर में हम लोगों को फेयर वैल्यू के इक्वल क्या निकालना होता है, गारंटीड प्लस अनगारंटीड। लेकिन ये अनगारंटीड तो है नहीं तो गारंटीड ही ले लेते हैं। 25,000 को 0.621 से फिफ्थ ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आया ये 15,525। टोटल मिलाकर कितना आ गया 2,05,025, ठीक है। अब हम याद करो हमारी क्या वैल्यू लेते हैं हम, ये या 2 लाख जो भी कम हो, तो 2 लाख। पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही कंपैरिजन करा था बट ये वैल्यू कम आई थी तो हमने वो ले ली थी। यहां पर ये 2 लाख कम आया तो 2 लाख से ले लिया, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट
टू लेसर इतना 2 लाख, है ना। लेकिन याद है एक टेबल भी बनाई थी और उसमें इंटरेस्ट वगैरह निकाला था, लेकिन वो डिस्काउंटिंग, इम्प्लीसिट डिस्काउंटिंग रेट से निकाला। ये जो रेट है 10%, इससे तो 2,05,000 आएगा। हमें एक ऐसी रेट चाहिए IRR जिससे 2 लाख आए, तो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद करो, एक मैंने बताया था ना एनपीवी, तो यहां तो एनपीवी क्या आ रहा है, प्लस 5025। एक एनपीवी और चाहिए, केवल 5,000 का फर्क है, तो 12-13% निकाल लेंगे, रेट दूसरा तो काम चल जाएगा। मान लिया 12% ले लेते हैं, तो ईयर 1 to 5, कैश फ्लो 50,000, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन एन्युटी फैक्टर 12% से ले लेते हैं। तो अगर मैं 12% से लेता हूं तो 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 GT 3.6047, तो 605 ले लेते, तो 605 लिया, तो ये जो आ गया, ये कितना आ गया, 50,000 इंटू 3.605, ये आ गया 1,80,250, और फिफ्थ ईयर में 25,000। तो फिफ्थ ईयर का क्या आ रहा है, 0.567, तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 14,175 ना। इसका टोटल 1,94,425 है ना। तो एनपीवी यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, 5,575, ये आ गया। अब हम IRR वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या था, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी into difference in rates. Lower rate NPV is 10. Lower rate is 10%. Lower rate NPV is 5,025. 5,025 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5,575 into 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5,025 into 2, 10,050 अपॉन 5,025 प्लस 5,575, 10,600 ना। तो ये हो जाएगा कितना, 10.95%। देखो यही आ रहा है 10.95%। अब ये इम्प्लीसिट रेट आ गया 10.95%। अब हम टेबल बनाएंगे, याद करो टेबल बनाया था, ईयर 0 ना, मिनिमम लीज पेमेंट 0 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर हमने इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज लगाया था वो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट था वो कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो पूरा इसमें 2 लाख रुपए है अभी। फिर फर्स्ट ईयर में हमारी पेमेंट है 50,000, 2 लाख के ऊपर 10.95% निकालो, 21,900, 50,000 में से माइनस कर दो, 2 लाख में से माइनस कर दो। तो अगर समझदारी से करोगे, एक जो वैल्यू है वो प्लस माइनस करते चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही ये पूरा टेबल हमारा बन जाएगा, ये जो अभी अभी हमने वैल्यू देखी। और फर्स्ट ईयर की एंट्री बनानी है तो इंटरेस्ट ड्यू करेगा, परचेज करने की एंट्री बना चुके हैं, पेमेंट की और P&L में ट्रांसफर। तो इस क्वेश्चन में सारा काम आ गया। बस हमारे को ध्यान रखना है, अनगारंटीड गारंटीड कंपैरिजन दोनों में से जो भी कम हो, फिर हमें इम्प्लीसिट रेट निकाल। क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, अगर आ गया तो इसकी वैल्यू भी अच्छी खासी होगी, 10-12 नंबर 14 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ए लिमिटेड हैज टेकन machinery on lease from B Limited. Following information, lease term 4 years, fair value है 20 lakh, lease rental 6,25,000, guaranteed residual value, expected residual value तो unguaranteed आ जाएगी ना, 2,50,000।
जब गारंटेड एक 25 है 375 में से, तो बची हुई अनगारंटेड है। इम्प्लीसिट रेट 15% है। डिस्काउंटिंग रेट देखो करके 1 डिवाइड बाय 1.15 यही आ रहा है या नहीं, यही दे रखा होगा। और जब ये दे रखा है तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 डिजिट है तो 4 डिजिट ले लो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लीज लाइबिलिटी एज पर एस 19, मतलब वही प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू जो भी कम हो। तो उसके लिए हमें जो IRR इम्प्लीसिट रेट तो ऑलरेडी दे ही रखा है ना। तो हमें क्या करना होता है, गारंटीड वैल्यू किसकी निकालते हैं, ईयर 1 to 4 है ना। मिनिमम लीज पेमेंट फ्यूचर वैल्यू लिख देता हूं। तो यहां पर लीज रेंटल है 6,25,000 है ना। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन चारों को प्लस कर लो, यही वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर पर मत लेना क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। अगर आपने ये वैल्यू नहीं ली तो फिर गलत हो जाएगा। क्या आ रहा है, टोटल 2.55 और आगे 4 डिजिट हो, तो इंटू 6,25,000 कर दो। जो 4th ईयर में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है ना, क्योंकि इम्प्लीसिट रेट ऑलरेडी दी हुई है, हमें इम्प्लीसिट रेट निकालनी नहीं है। जब हमें इम्प्लीसिट रेट दे रखी होती है तो हम क्या कहते हैं, मिनिमम लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू जो भी कम है उस पर लिखना, अनगारंटीड उसमें ऐड नहीं करते। लेकिन अगर हमें इम्प्लीसिट रेट नहीं दिया होता है तो उसका तुक्का लगाने के लिए हम लोग ले लेते। उनमें आ रही है बात। तो यहां पर हमें इम्प्लीसिट रेट ऑलरेडी दी है 15%, तो हम लोगों को क्या करना है, इम्प्लीसिट रेट ऑलरेडी दे रखी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं किस चीज की है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम लीज रेंटल, मतलब लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितना है, 1,25,000। और 4th ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है, 0.5718। मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 71। टोटल देखो 18,55,850 आ रहा होगा। तो देखो इन्होंने इतना काम किया तो भी वही आएगा ना, सेम ही आएगी वैल्यू। तो 18,55,850 और ये क्या है, ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, हमने क्या सीखा था, नेट इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट है या फेयर वैल्यू 20 लाख जो भी कम हो, 18,55,850, यही हमारी लाइबिलिटी है, यही एंट्री बनेगी। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, ठीक है। तो लाइबिलिटी कितनी है, 18,55,850। ऐसा क्वेश्चन 3-4 नंबर में 4 नंबर में आ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से रिलेटेड, ठीक है। डिस्क्लोजर्स मेड बाय द लेसी, the lessee should, in addition to the requirement of accounting standard 10 PPE, उसे और क्या बताना पड़ेगा, फाइनेंस लीज के केस में asset acquired under finance lease as segregated from the asset own, जो उसने नॉर्मल असेट एक्वायर कर रखी है उनसे अलग इसे बताना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई एसेट है जो ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, जो इसके आप एक्चुअल में ओनर है, जिसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, उसको अलग दिखाइए, इसको अलग दिखाइए। फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट नेट कैरिंग अमाउंट एट द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पर नेट कैरिंग अमाउंट आपको बतानी पड़ेगी। रिकॉन्सिलिएशन बताना पड़ेगा, मिनिमम लीज पेमेंट एट द बैलेंस शीट डेट एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू। In addition, an enterprise should disclose the total of minimum lease payment at the balance sheet date and their present value for each of the following periods, not later than 1 year.
लेटर देन 1 ईयर एंड नॉट लेटर देन 5 इयर्स एंड लेटर देन 5 इयर्स, मतलब जो हमने पूरी टेबल बनाई है वो सब कुछ करके दिखानी पड़ेगी। कंटीजेंट रेंट्स रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमने बात करी थी कंटीजेंट रेंट है, जैसे सेल के ऊपर बेस्ड है या कुछ है, वो रेंट भी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। The total of the future minimum sublease payment expected to be received under non-cancelable subleases at the balance sheet date। मान लिया हमने कोई चीज लीज पर लेके आगे उसे सब लीज पर दे दिया, किसी और को किराए पर दे दिया, तो वहां से हमें किराया मिलेगा, रेंट मिलेगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि कितना मिलने की उम्मीद है। और जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजी सिग्निफिकेंट लीजिंग अरेंजमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग द बेसिस ऑन विच कंटीजेंट पेबल आर डिटरमाइन। कंटीजेंट रेंट कैसे निकाला जाता है, एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिन्यूअल क्या है, परचेज ऑप्शन क्या है, एस्केलेशन क्लोज क्या है। एस्केलेशन क्लोज होती है कुछ इंटरेस्ट कुछ वैल्यूज रेट मटेरियल के लेबर के एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो रेंट भी बढ़ जाता है, तो एस्केलेशन क्लोज है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है लीज अरेंजमेंट का, कई बार क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन होता है जब तक आपने लीज पेमेंट नहीं करी, जब तक आप डिविडेंड नहीं बांट पाएंगे या वो लोन नहीं ले पाएंगे, इस तरीके की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। हमने ये पढ़ा था अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेजी कैसे करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फाइनेंस लीज की इन द बुक्स ऑफ लेजर कैसे करें। लेजर को अपनी एसेट री जो रिकॉग्नाइज एसेट दे रहे हैं तो उसे डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना। द लेजर शुड रिकॉग्नाइज एसेट गिवन अंडर ए फाइनेंस लीज इन इट्स बैलेंस शीट एज ए रिसीवेबल एट एन अमाउंट। तो वो क्या करेगा, एसेट दिखाएगा ना। लेजी क्या दिखा रहा था, लाइबिलिटी, उसने क्या एंट्री बनाई थी, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी। ये क्या दिखाएगा, एसेट को खत्म करके एक नई एसेट दिखाएगा लेजी के नाम से कि लेजी से मुझे इतना पैसा लेना है, कितना नेट इन्वेस्टमेंट वो फेयर वैल्यू और नेट इन्वेस्टमेंट जो भी कम होती है उस वैल्यू पर। In a finance lease, the lessor recognizes the net investment in lease, which is usually equal to fair value, that is usual market price, as shown below, as received by debiting the lessee account. Thus, the journal entry at the inception क्या होगा, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मतलब लेजी उसे क्या बोल देगा, लीज रिसीवेबल, और अपनी एसेट को सेल कर दिया तो टू एसेट अकाउंट दिखा देगा ना। अगर वो डीलर है मतलब एसेट को दिया है, नहीं तो वो सेल्स भी लिख सकता है अगर उसने सेल है, नॉर्मल सेल है उसकी क्योंकि माल बेचा है? लेजी लिख सकता है बट लीज रिसीवेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि आप ये लिखिए। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है मालूम है ना आपको, रेजिडुअल वैल्यू माइनस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है मालूम है ना, जो मिनिमम लीज पेमेंट विदाउट डिस्काउंटिंग है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं IRR निकालने के लिए, तो MLP प्लस अनरिकॉग्नाइज्ड वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अंडर फाइनेंस इनकम क्या हो जाता है, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट है शुरू से लेके अब तक का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। जब हमें रेंटल मिलेगा, अब देखो या तो हम ऐसा एंट्री बनाए कॉरेस्पॉन्डिंग जैसा हमने लेजी में बनाया था, पहले इंटरेस्ट को ड्यू कर लें, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, हमने लेजी डेबिट या लीज रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंस इनकम, और फिर हम रिसीव कर लें बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। या हम एक ही एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिलेगा ज्यादा और लीज रिसीवेबल इंटरेस्ट की अमाउंट हटाकर होगा कम क्योंकि अब तक उसमें उतने ही डाला है, और फाइनेंस इनकम को डिफरेंस दिखा दे। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पूरा टेबल बनाया था, उस टेबल के मेथड से बताता हूँ, उस टेबल की हेल्प से बताता हूँ। ये टेबल की हेल्प से बताता हूँ क्या एंट्री बनेगी। दो ऑप्शन देखिए, लेजर की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, लेजर क्या एंट्री बना रहा है, तो लेजर एंट्री बना रहा है लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट 91,500, लेकिन पैसा तो 275 मिलेगा, पैसा तो ज्यादा मिलेगा, लिखा कम है क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऐड नहीं किया है इसमें।
अब जब पैसा मिलेगा या तो ये एंट्री बनाता है ऐसा कि लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट कितना है पहले का 24,029, फिर एंट्री बनाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल 50,000। लेकिन यहां पर हमने क्या करा, इन दोनों एंट्री को मिक्स करके एक ही एंट्री बना दी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 मिल रहे हैं टू लीज रिसीवेबल, लीज में प्रिंसिपल अमाउंट आया 29,131 और फाइनेंस इनकम में इंटरेस्ट आया 24,129। तो ये एंट्री बता कि इन दोनों को मर्ज करके। समझ में आई बात? तो आप ऐसा भी करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा लिखा था तो स्टडी में, तो मैंने ऐसा ही आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एंट्री हमने बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम, और फिर ईयर एंड में इस फाइनेंस इनकम को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैलेंस शीट में असेट में हम क्या दिखाएंगे? लीज रिसीवेबल, जो भी लीज रिसीवेबल अमाउंट है उसमें तो नेट अमाउंट ही आया था। जनरल एंट्रीज हम ये जो बना रहे हैं यहाँ पर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है ना आपको? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब टोटल इंटरेस्ट। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है? डिस्काउंटिंग रेट इम्प्लीसिट रेट होता है। इम्प्लीसिट रेट के लिए हमने बात करी थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस गारंटीड फेयर वैल्यू के, ये सब हमने ऑलरेडी सब कर रखा है। तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से बार बार बात कर चुके। ठीक है, तो यहाँ पर डज नॉट द अबव एनालिसिस डज नॉट होल्ड वेयर द डिस्काउंटिंग रेट इज नॉट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट, such in case where the interest rate implicit on lease is artificially low, तो discounting rate in which situation should be commercialized rate of interest। तो अगर implicit rate सही नहीं है तो हमें नया रेट निकालना पड़ेगा, जैसे हमने निकाला भी था। और unearned finance income is recognized over the lease term, जो हम हर साल ड्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो हमें सिस्टमेटिक बेसिस पर ही लेना चाहिए जिस हिसाब से हमें पैसा मिल रहा है। कांस्टेंट पीरियोडिक रिटर्न इज द रेट, डिस्काउंटिंग रेट वही है हमारा जो लेना चाहिए। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कई बार और खर्चे भी हो जाते हैं हमारे शुरुआत में। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सच एज कमीशन है, लीगल फीस है, वो भी तो होते हैं। आर ऑफन इंकर्ड बाय लेजर्स इन नेगोशिएटिंग एंड अरेंजिंग ए लीज। मान लिया मैं आपसे कोई चीज किराए पर ले रहा हूँ, तो मैं नहीं करूंगा फालतू खर्चा, हो सकता है मैं भी करूं, हो सकता है आप करें। For finance lease, these initial direct costs are incurred to produce finance income and are either recognized immediately in the statement of P&L or allocated against the finance income of the lease term। तो इन्होंने दो ऑप्शन बता रखे हैं अगर लेजर खर्चा कर। पहला, इसे P&L में खर्चे में डाल दो। दूसरा, लीज टर्म में धीरे धीरे से P&L में डालो। दोनों ही ऑप्शन है, तो सीधा डाल दो ना P&L में, कौन सा बहुत बड़ी अमाउंट होगी, समझ रहे हो? क्योंकि वो तो डीलर है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट होगी नहीं। Review of unguaranteed residual value by lessor. AS 19 requires a lessor to review unguaranteed residual value used in computing the gross investment in lease regularly। क्योंकि गारंटीड वैल्यू और अनगारंटीड वैल्यू में फर्क है रेजिडुअल वैल्यू। तो गारंटीड वैल्यू फिक्स है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू तो हम अंदाजा लगा रहे हैं 5 7 10 साल बाद उसकी वैल्यू ये होगी। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंजेस होगा तो अनगारंटीड वैल्यू में भी चेंज होगा, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। In case any reduction in the estimated unguaranteed residual value is identified, the income allocation over the remaining lease is to be revised। Also, any reduction in respect of income already accrued is to be recognized immediately। तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके लेवल पर बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, फाइनल लेवल पर ये सारी चीजें भी और ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, क्योंकि फाइनल में भी तो है ये असाइन, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS में भी है।
अपवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट मेड। अगर रेजिडुअल वैल्यू बढ़ती है तो उसको नहीं करना है, कम होती है तो उसका ध्यान हमें करना होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, प्रकाश लिमिटेड है, इन्होंने एक मशीन दी है बादल लिमिटेड को, और हमें फेयर वैल्यू, लीज टर्म, लीज रेंटल, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1.4 लाख आ जाएगी। IRR 15% दे रखा है और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दे रखा है। असर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का मतलब टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, टोटल इंटरेस्ट निकालने में कोई टेंशन नहीं है, हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकालने में टेंशन। तो एग्जाम में अगर ये 2-3 नंबर का है तो इसका मतलब टोटल एक साथ निकालना है। अगर 3-4 नंबर से ज्यादा का है तो हमें हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें पता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट टोटल। और वो कैसे आता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। ग्रोस इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट अंडर फाइनेंस लीज लेजर के हिसाब से, और वो सारा लेजर के हिसाब से, इम्प्लीसिट रेट के हिसाब से निकालना होता है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? विदाउट डिस्काउंटिंग जो पेमेंट हो रहा है। कितना पेमेंट हो रहा है? 8 लाख रुपए हर साल। कितने लीज रेंटल कितना है? 8 लाख रुपए 5 साल तक। तो कितना पेमेंट हुआ? 40 लाख। ठीक है, और प्लस हमारे पास गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, मतलब रेजिडुअल वैल्यू ना। तो इन दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है? रेजिडुअल वैल्यू 3 लाख। तो बिना डिस्काउंट किए वैल्यू कितनी आ गई? 43 लाख। बिना डिस्काउंट किए मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, डिस्काउंट करने का मतलब इंटरेस्ट हट गया। तो अगर डिस्काउंट करेंगे इंटरेस्ट हट गया, और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट। वही जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब इंटरेस्ट। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करें, 8 लाख। अब नेट इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं हम, 8 लाख इंटू इन सबका टोटल कर लो। मैंने बताया था आपको, अलग अलग करने की वजह जल्दी से करो टोटल फटाफट बिना देरी किए। कितना आया? 3.35। मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी से। 26,81। 760 प्लस करते हैं प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, वो क्या है? 1,60,000 इंटू लास्ट ईयर का 0.4972, 79,552 है ना। ठीक है, और क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ना। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले इन दोनों का टोटल क्या आया? 27,61,312। इसको और 28,30,000 को कंपेयर करते हैं, जो भी कम हो। तो यही कम है, 27,61,312। फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लेते हैं। वो क्या है? 1,40,000।
ये है 69,608, तो टोटल आ गया 28,30,9। तो ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू और ये है फ्यूचर वैल्यू। एक तरीके से दोनों का डिफरेंस हो जाएगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम तथा इंटरेस्ट। तो 43 लाख माइनस 28,30,920, 14,69,000, ये टोटल इंटरेस्ट है, टोटल मिलाकर। ठीक है, तो यही पूछना था, मतलब वरना तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एक एक हर साल के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे। तो अनअर्न्ड का मतलब होता है टोटल, क्योंकि अभी कमाया नहीं गया है, वरना तो हर साल का अलग अलग निकालना। तो वही काम है जो हमने पहले भी किया था। मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर, the manufacturer or dealer lessor should recognize the transaction of sale in the statement of P&L। मतलब वो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या डीलर है, तो मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए तो सेल हो गई ना, और अगर कोई वैसे असेट है, हमने बात करी थी सेल भी दिखा सकता है, तो जो भी उसका काम है उस हिसाब से वो P&L में दिखा सकता है। ठीक है ना। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो लेजर शुड मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर फॉर फाइनेंस लीज: a reconciliation between the total gross investment in the lease at the balance sheet date and the present value of minimum lease payment receivable। वही implicit rate से डिफरेंस दिखाएगा और उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, मिनिमम लीज, दोनों का डिफरेंस क्या क्या है, वही 8 साल, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें उसे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कंटीजेंट, ये हमने बात करी भी थी शायद डिस्क्लोजर की, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने केवल फाइनेंस लीज को कंप्लीट किया है। इसके बाद में इसमें अभी ऑपरेटिंग लीज भी हमें करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हमारा ये फाइनेंस लीज इसमें कंप्लीट हो